Hello friends, welcome back to your favorite channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। So friends, मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो है हमारा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का जो है प्रश्न पत्र यानी कि सैंपल पेपर आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं अभी आपके नेक्स्ट मंथ नवंबर दिसंबर जो है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप लोगों को जो है पता ही है, आपके वैसे तो आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आपके कोचिंग से, आपके जो टीचर्स भी करा रहे होंगे आपके स्कूल्स में। बट गाइज मैं बताना चाहूँगी आपको, देखिए अगर आप सिर्फ अपनी बुक्स से और अपने जो नोट्स से तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में स्पेशली अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो, तो आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने ही करने होंगे और आपके जो मॉडल्स होते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए, जैसा कि सीबीएसई के द्वारा ये आपका सैम्पल पेपर अभी कराया गया है, हिंदी सब्जेक्ट का है, मैं आपके लिए बहुत ही इजी वे में स्पेशली जो आपका व्याकरण वाला जो पोर्शन है इसमें वो आपके लिए लेकर आई हूँ। और हिंदी का मतलब मैं स्टार्टिंग से कराऊंगी, तो आप इसको कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत ईजी लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम आने वाला है। सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं हमारे कुछ जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। आपका जो ये एग्ज़ाम होगा ये 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अधिकतम अंक जो होंगे इसके वो होंगे 40 मार्क्स का। ये आपका 3 सेक्शंस में होगा, ए बी सी, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए मैं बताऊंगी, इससे पहले मैं आपके लिए जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक के लिए चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा कि आपसे ये जो कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि देखिए मैं बताना चाहूँगी, ये आपका है खंड क में कुल जो है 20 क्वेश्चंस हैं आपके। इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 10 प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें आपकी। खंड ख में यानी कि जो ग्रुप बी होता है, सेक्शन बी में कुल 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसमें से आपको टोटल जो है 16 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और आपका जो खंड ग होगा उसमें आपके टोटल 14 क्वेश्चंस है, जो कि आपको सभी आपके लिए कंपलसरी यानी कि सभी का आंसर देना अनिवार्य है। OMR शीट दी जाएगी आपको, जो कि आपको केवल ब्लू या ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए आपका, उससे आपको वो फिल करनी होती है। तो अब हम देखिए, सबसे पहले आता है हमारा अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज जिसको हम बोलते हैं। तो ये है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यानी कि जो हमारा बाल श्रम होता है, बच्चों से मजदूरी वगैरह कराई जाती है, उसकी डेफिनेशन है यहाँ पे। वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और मतलब जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उसको क्या कहते हैं, वो बाल श्रम कहलाता है। सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है बाल श्रम, तो ये आप याद रखेंगे। फिर है हमारा पैराग्राफ एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित। भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम सब कुछ अपनी गवर्नमेंट यानी कि सरकार के जिम्मेदारी पर सौंप देते हैं कि ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, बट ऐसा नहीं है। अब जब हम खुद हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ऐसे ही यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर, ये कुछ लोगों का मानना है, बाल श्रम को समाप्त कर सकती है। किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों, अभिभावकों यानी कि जो पेरेंट्स हैं द्वारा भी समाधित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेलकूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने के लिए बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, ये आप याद रखिएगा।
शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। सिर्फ हमें सरकार की जिम्मेदारी पर नहीं रहना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। तो अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में दिया गया है, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में नहीं था। तो अब हम इसका जो है, आपको सारा एमसीक्यूज हैं, ऑप्शनल्स हैं, तो इसका आंसर देखेंगे। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। सो आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमने जैसा कि अभी पढ़ा, लोगों की कैसी कुरीति बनाई हुई है उन्होंने बनाया हुआ है कि बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है, जो कि गलत है। सो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हम संवेदना शून्य हो चुके हैं, क्योंकि सेंसलेस जिसको हम बोलते हैं हो चुके हैं। देन हमारा 3 है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। क्योंकि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है, ये इसका असली रीजन होना चाहिए, यानी कि क आपका जो है फर्स्ट वाला राइट आंसर है। देन है 4th वाला, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। जागरूकता के अभाव से, निर्धनता और भुखमरी, शिक्षा का अभाव या लोगों की मनोवृत्ति। सो इसका कारण है निर्धनता और भूखमरी, क्योंकि पैसे नहीं होते और भूख से मरने की जो नौबत आ जाती है उसके कारण उनको विवश किया जाता है। फिर है, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाल श्रम से देश का आने वाला कल, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे आने वाले कल का भविष्य होते हैं, जो हमारे आने वाले जो युवा हैं आज के यूथ है ना। सो उससे क्या होता है, बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। सो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया है। ये आपको ऑप्शंस में दूसरा भी दिया जाएगा, अगर आप चाहें तो दूसरा सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। सो गाइस देखिए, अब इसमें निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ हैं, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। सो भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। सो इस पैराग्राफ को देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ये बहुत सिंपल सा पैराग्राफ है। आप इसको बिल्कुल वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से आप इसको पढ़िए, ठीक है। और देन अब हम जो है इसका, अब आप पढ़ चुके हैं तो अब हम इसका जो है आंसर सॉल्व करते हैं। आइए, फर्स्ट है हमारा, गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। सो इसका राइट आंसर है, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, इसीलिए जो है महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की गई। सेकंड है, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सो एक है आपका, गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, सड़कें बनवाई जाए, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध किया जाए, या शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो सबसे इसका जो राइट होगा हमारा वो होगा शिक्षा का प्रचार प्रसार, यानी कि नॉलेज, सब कुछ नॉलेज से ही होता है ना। देन है, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज की किस सोच का परिणाम है। सो थर्ड है आपका, इसका हो जाएगा सकारात्मक, जो कि सिर्फ शिक्षा के प्रचार प्रसार से ही आ सकती है, पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है। फिर है, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया। यानी कि जब महिला सशक्तिकरण हुआ तो उससे परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो क्या हुई, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आई, यानी कि ऑप्शन ग वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है। क्या सिर्फ मतलब यही है कि उनको आर्थिक रूप से ही किया जाए, तो इसका हो जाएगा नहीं, उनका भय मुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी है। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि उनको घर घर में ही होना चाहिए, उसका है कि वो मतलब पूरे समाज में उन्हें किसी का डर ही नहीं होना चाहिए, कि वो बिल्कुल निडर होके रह सके, है ना।
तो प्रतिबंध उन पर लगाए नहीं जाने चाहिए। जैसे होता है कि जो लेडीज़ हैं वो वहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि आजकल लड़कियां भी आसमान की ऊंचाइयों तक जा चुकी हैं। फिर हमारा सेकंड आता है, नीचे 2 गद्यांश काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो ये भी आपका ऐसा ही है। देश के आजाद होने पर बीता लंबी अवधि, अब असह्य इस दर्द से है धमनियां फटने लगनी। व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए हो गया हूं और जर्जर, बोझ ठोकर दब गया, मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको, अरे 2 लकड़ियां भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों से। वन कहाँ है जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, काट डाले जा रहे हैं मानवों के बंधु तुरवर। फूल से, फल से, दलों से, मूल से, तरु छाल से सर्वस्व देकर जो मनुष्य के लाभ पहुंचाते सदा कट रहे हैं ये सभी वन। पर्वतों की दिव्य शोभा है, निरंतर हो रही विद्रुप, ऋतुएं हो रही गगनचुंबी, वन सदा जिनके हृदय से फूटते झरने, नदी बहती सुशीतल नीर की हर पहर, नित चहकते हैं कूकते रहते विहग फूल, प्रकर पृथ्वी का सहज श्रृंगार करते हैं जहां। सो अब इसमें जो एक लाइन आई थी जिसको मैंने पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन भी किया था, तो इसका आपको बताना है, अब असह्य यानी कि जो अनकंट्रोल होता है, सहा नहीं जाता इस दर्द से। इस लाइन में जो है असह्य दर्द का कारण क्या है, रीजन बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका वनों का न रहना, यानी कि वन नहीं रहे तो वो उसका जो है असली रीजन हो गया है। फिर है, जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, इस लाइन का मतलब क्या है, तो इसका हो जाएगा पेड़ों को काटकर भी तृप्त न होना, यानी कि लोग पेड़ काट रहे हैं पर फिर भी उनकी जो है तृषा जो है बढ़ी ही जा रही है। फिर है, अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने का कारण क्या है, तो इसका जो कारण है वो है वन काटे जा रहे हैं। वन काटे जा रहे हैं इसीलिए अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ नहीं हो पा रही हैं। फोर्थ है, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा जाता है। पेड़ों को मानव बंधु कहा जाता है तो इसमें क्यों कहा गया है, मतलब ये पूछा है, तो इसका हो जाएगा पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, यानी कि सब कुछ जो है सर्वस्व देते हैं, इसीलिए उनको मानव बंधु कहा गया है। इस कविता से में क्या प्रेरणा दी गई है, सो इस कविता में प्रेरणा दी गई है वन संरक्षण की। वन कटाई की, नो नेवर। स्वार्थी बनने की, स्वच्छता की, नो। देखिए ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, ये बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हम आइडिया लगा लेते हैं ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, तो इसका राइट आंसर वन संरक्षण की ही होगा। देन आप इसमें से ये आपका सेकंड भी दिया गया है, ये मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवंशी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी, माँ आओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, पुलक रहे थे अंग दिगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं बच्ची बन जाती हूँ, जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। गाइज ये पोएम मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने ये आपके लिए बहुत अच्छे से पढ़ी भी है और इंटरेस्टिंग भी आपको भी लगी होगी आई होप। सो अब इसके आंसर भी इजी हो जाएंगे। काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवयित्री यानी कि जिसने कविता लिखी है किसने लिखी है। अरे भाई दिखे तो रहा है, ये लिखा तो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सो इनका हो जाएगा, ये भी आप छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखा कीजिए। काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी बिटिया के रूप में। देन सेकंड है, कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी, तो अपने बचपन को खोज रही थी। कवित्री के बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था, किस कारण, माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ग वाला। देन मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी, उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता झलक रही थी। देन बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ, माँ ने पूछा यह क्या लाई और बेटी बोली उठी माँ, करेक्ट, माँ काओ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारा आ जाता है व्यवहारिक व्याकरण वाला जो आपका पार्ट होता है। अब इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए
इसमें आपको है बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। इसमें आपको देखिए किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हर क्वेश्चन जो है आप, ठीक है, आपको चारों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा आई थिंक से, या फिर 1 का है, आप इसको देखेंगे। तो इसमें आपको पूछा गया है रचना के आधार पर आपको वाक्य का भेद बताना है। सो सरल वाक्य हो जाता है, फिर आता है आपका मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य। सो इसमें आपका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ओके, ये जो है आपका ये संयुक्त वाक्य है। देन आपका सेकंड है निम्न में मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य बताना है जिसमें मतलब इनकम्प्लीट जो लाइन हो जाती है, जैसे इसमें पहले है अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, ये भी हो गई। बच्चे दूध पीकर सो गए, ये भी ठीक है। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं। बट अगर हम इस लाइन को ऐसे लिखे जो झूठ बोलते हैं, तो क्या ये यहीं पे खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। इसमें आपको मिश्र यानी कि कुछ दिखाना ही है। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। सो आपका जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है। फिर है आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण आपको करना है। तो इसका जो संयुक्त वाक्य में हो जाएगा आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। सो इसका आप जो है क यानी कि ऑप्शन 1 वाला लगा लेंगे। फिर है फोर्थ, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। तो इसमें आपको रेखांकित उपवाक्य का मतलब बताना है कि ये जो रेखांकित जो कल खरीदी थी है ये किस उपवाक्य का भेद है। सो ये हो जाएगा आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्यों? क्योंकि देखिए विशेषण आश्रित हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम कभी भी एक साथ नहीं आते, और अगर सर्वनाम आ जाता है तो वह सर्वनाम नहीं होकर विशेषण हो जाएगा। सो इसका आपका इसीलिए जो है फोर्थ वाले का ऑप्शन घ वाला हो जाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। फिर है आपका निम्न में सरल वाक्य बताना है आपको। बहुत इजी है ये आपका। इसमें लिखा हुआ है जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, और जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। सो इसका आपका हो जाएगा वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। देन है इस निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। निम्न वाक्य का वाच्य लिखना है आपको। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। द्वारा, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपका द्वारा आ जाता है तो आपको सिंपल सा पॉइंट याद रखना है। जब भी आप द्वारा देख लेंगे तो वो आपका जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। तो अब मैंने आपको ये पॉइंट बताना है, द्वारा जब आपका आएगा तो आपको बिना सोचे समझे कर्मवाच्य ही उसका आंसर लगा देना है। देन हमारा नेक्स्ट है हालदार साहब ने पान खाया। उपयुक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, द्वारा और कर्मवाच्य आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें से आप क्या देखेंगे, इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन लास्ट वाला आंसर हो जाएगा, हालदार साहब द्वारा पान जो है खाया गया। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट है पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य यानी कि फीलिंग्स के साथ आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में से कृतवाच्य वाला वाक्य छांटिए। कृतवाच्य अब आपको बताना है जिसमें कर्ता वाला बताया जाता है। तो कृतवाच्य का आपका जो होगा वो आपका देखिए इसमें ऑप्शंस है, छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, छात्रों ने सभी का स्वागत करवाया गया, छात्रों ने सभी का स्वागत किया, और छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया जाएगा। सो इसका आपका क्या होगा, छात्रों ने सभी का स्वागत किया। तो ये आपका कृतवाच्य हो जाता है। देन नेक्स्ट है निम्न में कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। फीलिंग्स वाला बताना है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे भाववाच्य वाले में जहां पर भी लास्ट में जैसे जाए वर्ड आ जाएगा तो वो आपका भाववाच्य हो जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आओ वहां बैठा जाए। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम कल दिल्ली जा रहे हैं। इसमें जो दिल्ली वर्ड है आपको इसका पद का परिचय बताना है। ठीक है, तो इसका जो 5th का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन पुल्लिंग और अधिकरण कारक। तो इसमें आपको ये बता दिया गया है। इसका जो है राइट आंसर आपका ख वाला हो जाएगा ये। देन नेक्स्ट है
नहीं, इसका जो था ये वाला आपका ख हो जाएगा। फिर है यह बालक बहुत मेधावी है, इसमें यह का बताना है तो आपका जो सेकंड का हो जाएगा वो होगा आपका ग वाला, ऑप्शन नंबर ग। देन आपका थर्ड आ जाता है अचानक वर्षा होने लगी। सो इसका जो आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा वो होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। सो इसका क्या हुआ, ऑप्शन सेकंड। वाह भारत मैच जीत गया, तो वाह भारत मैच जीत गया ये समुच्चय बोधक नहीं होगा, संबंधोधक नहीं होगा और विस्मयवाचक अवयव अब आप देख लेंगे ये प्रसन्नता सूचक हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर घ वाला राइट आंसर है। देन है शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तो इसका जो फिफ्थ वाले का होगा वो होगा आपका फर्स्ट वाला, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक है सर्वनाम और एक वचन और कर्ता कारक। ओके, देन इसमें भी आपको ये लास्ट में पूछी गई है, एक और अजगर नहीं लखी एक और मृगराय, यानी कि एक साइड क्या है, एक साइड अजगर है, एक तरफ मृग है और विकल बटोही बीच में जो शिकारी है वो बीच में बेहोश हो गया है, मूर्छा यानी कि बेहोश वाला। सो इस पंक्तियों में आपको निहित रस बताना है, तो क्या है ये, कैसा हो गया बताओ भाई, ये हो गया आपका भयानक रस, क्योंकि भयानक कंडीशन ही बन रही है जब वो बेचारा बेहोश हो गया बीच में। देन नेक्स्ट है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो उत्साह किसका हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा आपका वीर रस, सिंपल सा है बहुत। देन नेक्स्ट है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु ऋण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। तो इसमें तो भाई रौद्र वाला ही आएगा, है ना, रौद्र रूप सुना है ना, तो ये रौद्र रूप बहुत सिंपल सा है, रौद्र वाला आप इसका आंसर लगा दीजिएगा। फिर है विभाव अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्थायी भाव। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, यानी कि ये जो अद्भुत रस है ये किसका स्थायी भाव है, ये हो जाता है हमारा विस्मय, ये विस्मय जो है स्थायी भाव है। देन नेक्स्ट में आते हैं आपके फिर से जो खंड ग होगा आपका वो है, इसमें एक आपको गद्यांश पढ़ के आंसर देने हैं। तो इसमें है नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, जो बांस उसका था। ओके, देन इस बेचारे की दुकान में नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना था चाहते तो इस कैप्टन क्यों कहते हैं, मतलब इसको वो पूछना चाहते थे कि उसको कैप्टन क्यों बोला जाता है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा था। अब इसके आंसर भी हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है, किसको कहा गया था, हालदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को या लेखक को, तो इसका हमारा राइट आंसर है कैप्टन चश्मे वाले को। देन नेक्स्ट है पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी, सो इसका राइट आंसर है एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, ये वाला घ वाला हो जाएगा राइट आंसर। चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, उसकी कोई अपनी दुकान नहीं थी, उसने एक बंद दुकान के सहारे ही अपना जो बांस था उसको टिका दिया था। हालदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे, तो इसका है इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके, तो वो क्यों नहीं कर सके, क्योंकि जो पान वाला था उसने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था। फिर है निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था, ये आपके जो बुक में चैप्टर्स हैं उनमें से पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत इजीली दे देंगे कि पतोहू का पूर्ण विवाह करवाना, ठीक है, पतोहू का पूर्ण विवाह करवाना। ओके, देन नेक्स्ट है लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे, तो इसका है मधुर गान पर। देन आपको फिर से ये कुछ एक पैराग्राफ दिया गया है और इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें है कि परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे
क्या कहा? तो राम जी ने बोला धनुष तोड़ने वाले आपका कोई सेवक होगा, ये उससे जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाए। देन स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह किसका धनुष था? ये आप लोग रामायण देखते होंगे तो आप वैसे भी बहुत इजीली बता देंगे, तो वो परशुराम जी के आराध्य शिव जी का था। शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? क्योंकि परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष बहुत प्रिय था और वो जो है टूट गया था, तो इसलिए उनको बहुत क्रोध आ गया। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? भृगुकुल केतु कहते हैं परशुराम जी को। ओके, राइट आंसर ग वाला। देन शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की? सहस बाहु। इसकी भी एक अपनी स्टोरी है, आप देखिएगा नेट पे सर्च करके, इंटरेस्टिंग है, तो उससे तुलना की गई। देन निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर देने हैं। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो श्री कृष्ण जी, कृष्ण कन्हैया। सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? तो उद्धव को। किसको? उद्धव को। ये आप कृष्ण जी मत कर देना, उद्धव को बोला है। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।